पाठ 8 संघमित्रा की डायरी। पाठ प्रवेश। अनुश्रुतियों के अनुसार सम्राट अशोक की पहली पत्नी का नाम देवी था, जो वेदसगिरी के एक धनी व्यापारी की पुत्री थीं। अशोक ने उनके साथ तब विवाह किया था जब वे उज्जैन में वाइसराय थे। उनकी पत्नी को शाक्य कुमारी भी कहा गया है। देवी से अशोक को एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई। महावंश के अनुसार देवी अशोक के साथ पाटलिपुत्र नहीं गईं, क्योंकि वहां अशोक की अग्रमहिषी असंघमित्रा रहती थीं। शाक्य कुमारी विदिशा में ही अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक शहजादी की डायरी संघमित्रा में से यह एक अंश प्रस्तुत है। व्यापारियों का एक काफिला आज विदिशा पहुंचा है, तो आखिर वर्षा ऋतु सचमुच समाप्त हो गई और लोगों ने पुनः यात्रा करनी शुरू कर दी है। दल के सरदार हमारे लिए कुछ उपहार और पिताजी का समाचार भी लेकर आए हैं। मैंने ऊपरी कक्ष से उन्हें आते हुए देखा था, जब माँ स्वागत कक्ष में उनसे मिल रही थीं। झुककर सम्मान प्रकट करते हुए उन्होंने मेरी माँ का अभिवादन किया। माँ ने उन्हें बैठने को कहा और दासियों को उनके लिए जामुन का रस लाने के लिए भेजा। यह हमारे घर का एक खास पेय है। इसे वर्षा ऋतु में हमारे अपने वृक्षों के फल से तैयार किया जाता है। रस गहरे बैंगनी रंग का होता है। इसमें थोड़ा सा मसाला डाला जाता है और यह बहुत ताजगी देता है। यह मुझे भी बहुत पसंद है। मैं एक कटोरा रस की तलाश में रसोई तक जाना चाहती थी, लेकिन लालच की तुलना में मेरी उत्सुकता कहीं ज्यादा थी। इसलिए मैं वहीं रुकी और उनकी बातें सुनती रही। आपके महान पति मौर्य राजवंश के राजकुमार अशोक ने अपने प्रेम के प्रतीक रूप में पाटलिपुत्र से ये कुछ चीजें भिजवाई हैं। आगंतुक ने कहा और फिर अपनी थैली से एक सूची निकालकर पढ़ने लगे। उन्होंने एक एक कर सभी चीजों के नाम इस तरह पढ़े मानो कोई गीत गुनगुना रहे हों। उनका सहायक एक एक कर कपड़े में बंधे एक गट्ठर से चीजें निकालता रहा। माँ की प्रमुख सेविका और उनका मुनीम उन्हें लिखते जा रहे थे। मेरे पिताजी एक राजकुमार भले ही हों, लेकिन मेरी माँ विदिशा महादेवी शाक्य कुमारी नगर के एक प्रमुख श्रेष्ठी की कन्या है और वे विदिशा में अपने कुटुंब के रीति रिवाजों को कभी नहीं भूलती। अब वे एक महान राजवंश की शक्तिशाली राजकुमारी हैं, फिर भी वे इस बात का हमेशा ध्यान रखती हैं कि हिसाब किताब साफ हो। व्यापारी के सहायक ने पिताजी द्वारा भेजे गए सभी उपहार मेरी माँ के सामने फैला दिए और मैं उसे ऐसा करते हुए प्रशंसात्मक दृष्टि से देखती रही। वहाँ किम खाब के चमचमाते थान पड़े हुए थे, जो पवित्र नगरी काशी में चांदी और सोने के बारीक धागों से बुने गए थे। एक चटक लाल रंग का कंबल था, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित गांधार का था, जहाँ यूनानियों का शासन है। यह कंबल आश्चर्यजनक रूप से जाड़े में भी गर्म रहता है। ऐसे कंबल दुर्लभ और महंगे होते हैं और मेरी माँ को उनका उपयोग करना अच्छा लगता है। उनके पास पहले से भी ऐसा एक कंबल है, लेकिन सर्दियों में अब वे दूसरे का भी उपयोग कर पाएंगी और रुई की भारी रजाई से छुटकारा पा लेंगी, जिसे वे प्रायः अपने पलंग पर रखती हैं। अच्छा है, तब मैं उनसे रजाई मांग लूंगी। रजाई का खोल एक पुराने अंतरिया का बना है। यह पिताजी ने तब भेजा था जब मैं पैदा हुई थी। उस पर फूलों के छापे हैं और इसके किनारों पर सुनहरे रंग में अंगूर के पत्तों की महीन कढ़ाई की गई है। माँ त्योहार के दिनों में यह अंतरिया ओढ़ा करती थीं और अत्यंत सुंदर दिखती थीं। मुझे याद आया, जब यह पुराना हो गया तब वे इसका उपयोग रजाई के खोल के रूप में करने लगीं। मेरे मन में हमेशा इसके प्रति आकर्षण रहा है और अब तो मैं माँ से कहूंगी कि वे इसे ओढ़ने के लिए मुझे दे दें। पिताजी ने कुछ आभूषण भी भेजे हैं। एक अत्यंत सुरुचिपूर्ण मेखला, जिसमें सोने के आयताकार मनकों की 5 लड़ियां हैं। यह माँ की कमर में पहनने के लिए है। माँ की कलाइयों के लिए उन्होंने वजनी और सोने की चूड़ियों का एक सुंदर जोड़ा भेजा है। माँ पिताजी की इस विचारशीलता से प्रसन्न हुई। यह बिल्कुल नए डिजाइन का है
और विदिशा में जो भी इसे देखेगा तारीफ करेगा। माँ अपने ढंग से रहना चाहती हैं, लेकिन वह उनके लिए बहुत सहज नहीं है। पिताजी प्रायः साम्राज्य की सीमा पर स्थित दूरस्थ नगरों में तैनात रहते हैं। माँ फिर भी ऐसा करती हैं। मैं जानती हूँ कि वे दादाजी के स्वर्गवास के बाद परेशान रही हैं, क्योंकि पिताजी के राज्याभिषेक में कई तरह की कठिनाइयाँ हैं। यह कठिनाइयों भरा समय रहा है और जो समाचार मिला है वह अनिश्चित और संदेहजनक है। यहाँ विदिशा में हम सत्ता के लिए संघर्ष और विजय की कहानियाँ सुना करते हैं और प्रायः उनको लेकर परेशान रहते हैं। माँ कहती हैं कि एक शासक को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में एक आम आदमी को सोचना तक नहीं पड़ता। हमारे लिए यह स्वीकार करना अब भी कठिन है कि युद्ध और हिंसा कभी कभी आवश्यक होते हैं। हम यह सोचकर दुखी होते हैं कि पिताजी युद्धों अथवा किसी तरह की हिंसा में संलग्न होंगे। माँ उनके लिए और उनके मन की शांति के लिए लंबी और कठोर प्रार्थनाएं करती हैं। जब पिताजी हमारे लिए समाचार और इस तरह के उपहार भेजते हैं, हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। संदेश वाहकों और इन उपहारों के आने से लगता है कि पिताजी स्वस्थ हैं और हालात पर उनका नियंत्रण है। यह हमारी प्रार्थनाओं का भी परिणाम है। मेरे विचार उड़ते हुए हमारी मातृभूमि विदिशा के निकट स्थित सांची की पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज और हमारे सगोत्री गौतम शाक्य मुनि के सम्मान में एक स्तूप बनवा रहे हैं। बहुत से लोग उन्हें बुद्ध भी कहते हैं। माँ उनके उपदेशों पर श्रद्धा रखती हैं। मेरे भाई महेंद्र ने चीवर धारण कर लिया है और वे विदिशा से कुछ दूर स्थित एक विहार में रहते हैं। शाक्य मुनि अर्थात बुद्ध के अनुयायी अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। वे भौतिक उपलब्धियों के स्थान पर आत्मा द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हैं और चिंतन मनन तथा तपस्या में जीवन बिताते हैं। बुद्ध ने, जो स्वयं महान राज्य कपिलवस्तु के राजकुमार थे, सभी सांसारिक धन दौलत का परित्याग कर गरीबी का जीवन स्वीकार किया था, जिससे कि वे संसार के दुखों को समझ सकें और इनका कोई हल ढूंढ सकें। बहुत वर्षों तक तप करने के पश्चात उन्हें बोधित्व की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। हम में से बहुत से जो उनके उपदेशों का आदर करते हैं, सांसारिकता का ही जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भी हम सादगी और करुणा, परोपकार और चिंतन तथा बुद्ध की तरह उचित रहन सहन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों और स्वयं अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से हमें शिक्षा दी है। हम उनके अष्टांगिक मार्ग को याद करते हैं, जिसका उन्होंने उपदेश दिया। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कार्यकलाप, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका तथा सम्यक समाधि। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, तो अपने प्रथम प्रवचन में उपदेश देते हुए जो कहा वह हमें याद है। माँ धर्म का अनुसरण करने वाले विहारवासी भिक्षुओं और इस मार्ग का सम्मान करती हैं, जिसकी बुद्ध ने हमें शिक्षा दी। बहुतेरे भिक्षु गर्मी एवं जाड़े के दिनों के भिक्षाटन के लिए हमारे दरवाजे पर आते हैं। कभी कभी माँ उनसे अनुरोध करती हैं कि वे हमारे परिवार को प्रवचन दें। अब उनकी योजना है कि स्तूप और उसके चारों ओर जो उद्यान वे बनवा रही हैं, उसे प्रतिष्ठित करने के लिए विहारवासियों का एक वृहद सम्मेलन आयोजित करें और वहाँ कई दिनों तक प्रार्थना एवं पूजा का कार्यक्रम। माँ के साथ सांची की पहाड़ी पर जाना मुझे पसंद है। वहाँ वे घर गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होती हैं और हम बहुत से विषयों पर बात करते हैं। कभी कभी हम एक साथ मनन चिंतन करते हैं और कभी कभी वे पिताजी के बारे में सब कुछ बताती हैं कि वे उनसे किस प्रकार मिले, जब पिताजी मगध राज दरबार के राजकुमार के रूप में यहाँ नियुक्त थे। मुझे आशा है कि एक दिन वे अपनी समूची प्रेम कथा मुझे सुनाएंगे। कल्पना कीजिए कि माँ एक युवती है और वे एक सुंदर राजकुमार से प्रेम करती हैं, लेकिन जब भी मैं उनसे इस बारे में पूछती हूँ, वे हंस पड़ती हैं और विषय बदल देती हैं। मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊं तो शायद वे मुझे कुछ अधिक बता दें। इस बीच हम एक छतनार पीपल के पेड़ तले बैठकर राजमिस्त्रियों को काम करते देख रहे हैं।
मैं कल्पना करने का प्रयास करती हूँ कि यह कैसे हुआ होगा। स्तूप की दीवारें अब काफी ऊंची उठ आई हैं और अब इसके साथ लगे मंदिर में काम आरंभ हो गया है। माँ का परिवार, नगरवासी और मित्र जैसे कि वे व्यापारी जो हमारे लिए पिताजी के उपहार लाए थे, सभी ने यहाँ स्तूप के निर्माण के लिए दान दिया है। जब मुझे घूमना फिरना चाहिए, उस समय मैं अपनी कहानी के साथ भटक रही हूँ। यह मेरा स्वभाव है और मेरे अध्यापक कहते हैं कि मुझे इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब मैंने माँ को छज्जे के नीचे, जहाँ मैं चुपचाप बिना किसी दृष्टि में आए बैठी हूँ, सार्वजनिक कक्ष में व्यापारी से बात करते देखा, तो ये सभी विचार और छवियां मेरे मस्तिष्क में दौड़ रही थीं। मैंने अपना ध्यान फिर वर्तमान पर केंद्रित किया और आगे की ओर झुक गई ताकि नीचे हो रही बातचीत सुन सकूं। मैंने देखा कि माँ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ ऊपर की ओर दृष्टि घुमाई और मैं समझ गई कि वे जानती हैं कि मैं वहाँ बैठी हूँ। ऐसे समय में कुछ कहा सुना नहीं जाता, लेकिन हम समझ जाते हैं कि उस पल को साझा बांटते हैं। जब औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो वे व्यापारी जो हमारे परिवार के पुराने मित्र थे, थोड़े निश्चिंत हुए और उन्होंने सराहना के भाव से जामुन के रस का घूंट भरा। माँ ने पाटलिपुत्र के विशाल नगर के समाचार पूछे, जहाँ से अब मेरे पिताश्री मौर्य साम्राज्य पर शासन कर रहे हैं। व्यापारी ने नए निर्मित हो रहे सभी भवनों के बारे में बताया और यह भी बताया कि पत्थरों और लकड़ी पर छेनी की आवाज हर कोने में सुनी जा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े स्तंभ और मेहराबें काटी जा रही हैं और उन पर नक्काशी की जा रही है। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और उनके शब्दों को सुनने के लिए मुझे अपने कान लगाने पड़े। उनका कहना है, राज्याभिषेक की तिथि निश्चित हो चुकी है। मेरी माँ के हाथों में जामुन के रस से भरी काली मिट्टी का सकोरा थोड़ा सा हिला। वैसे वे बिल्कुल शांत रहीं। कुछ पल तक वहाँ खामोशी रही, लेकिन जब वे बोले तो उनका स्वर स्पष्ट और शांत था। क्या इसकी घोषणा हो चुकी है? व्यापारी ने अपना सिर हिलाया। नहीं राजकुमारी जी, ये अफवाह तो मैंने बाजार में सुनी। राजकुमार अशोक फलते फूलते रहे। उन्होंने कई नए भवनों के निर्माण की शुरुआत की है और पुजारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया है। उनका कहना है कि वे किसी शुभ तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच मूल्यवान रेशम के लिए आदेश दे दिए गए हैं और सुदूर से जौहरियों को बुलवाया गया है। नगर और सुंदर बन गया है। मैंने वहां की यात्रा की है। मैंने वहां पाया कि राजमार्गों को और भव्य बनाया जा रहा है। राजकुमार अशोक दीर्घायु हों, उनकी समृद्धि बढ़े और वो शांति पूर्वक राज्य करें। उसी दिन बाद में जब हमने दोपहर का भोजन कर लिया, माँ ने मुझे हमारे घर के पीछे बाग में अपने मंडप में बुलाया। जब वे मुझसे अकेले में बात करना चाहती हैं, तो वे हमेशा ऐसा ही करती हैं, क्योंकि तब वे अपनी दासियों को दूर भेज सकती हैं और निश्चिंत हो सकती हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। राज्याभिषेक के लिए हम लोग पाटलिपुत्र चलेंगे, उन्होंने कहा। तभी तुम और तुम्हारा भाई महेंद्र पुनः अपने पिता से मिलोगे। मैं उछल पड़ी और उत्तेजित होकर कुछ कहने लगी थी कि उन्होंने कठोरता से कहा, तुरंत शांत हो जाओ, कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अच्छा यही होगा कि संदेशवाहक के आने पर ही हम अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दें। तुम्हें केवल अपना इरादा बता रही हूँ ताकि हम चुपचाप तैयारियां शुरू कर सकें। मैं महेंद्र को विदिशा बुला लूंगी। फिर उन्होंने मुझे जाने को कहा। मैं इतनी उत्तेजित थी कि मैं गरिमापूर्ण ढंग से कठिनाई से चल पा रही थी, जैसा कि किसी राजकुमारी को चलना चाहिए। कमल वाले तालाब तक पहुँचते पहुँचते मैंने अपने कदमों को नियंत्रित कर लिया। फिर जब माँ की आंख से ओझल हो गई, तो मैं तालाब के चारों ओर दौड़ती रही और अपनी प्रफुल्लता को शांत करने के लिए पानी के छींटे उछालती रही। मेरी दासी चंद्रावती दौड़ती हुई मेरी तरफ आई और मेरी उच्छृंखलता के लिए मुझे डांटने लगी, और मेरा गीला अंतरिय और मेरी जूती। और क्या उन बेचारी मछलियों के बारे में तुमने सोचा, जिनमें से आधी को तो तुमने डराकर मार ही डाला है? जब वह मुझे घर की ओर लेकर बढ़ी तो उसने मुझसे पूछा। सौभाग्य से चंद्रावती का विश्वास है कि मैं हमेशा से ही उच्छृंखल रही हूँ, इसलिए उसने मेरे इस अति उत्साह के बारे में नहीं सोचा।
उसने मेरी ओर इस तरह बाहें लहराई जैसे वह किसी अक्खड़ बत्तख को भगा रही हो। उसने मुझे डांटने के से स्वर में गीले कपड़े बदलने और तुरंत संगीत और नृत्यशाला में पहुंचने को कहा, जहां मेरे गुरुजी मुझे सिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं दौड़ती हुई गई और इतने उत्साह से नृत्य किया कि गुरुजी चकित रह गए और बोले, अगर ऐसा ही रहा जैसे मैंने योजना बनाई है, उससे पहले ही हम तुम्हारे नाना नानी के लिए तुम्हारे नृत्य का आयोजन कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा मन इस कल्पना में खोया हुआ था कि पाटलिपुत्र में शायद मुझे अपने पिताश्री के समक्ष नृत्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ओह, क्या वह सुखद आश्चर्य नहीं होगा? मुझे अपने नृत्य के लिए और अधिक परिश्रम करना होगा। इसके लिए मेरे पास एक अच्छा कारण है। चंद्रावती ने ठंड देने वाले तेल से मेरे सिर की मालिश की, मेरे पांव दबाए और मेरा प्रिय गीत गाया। पर उस रात सो पाना मेरे लिए सचमुच कठिन था। ओह, मैं चाहती हूँ कि दिन जल्दी बीते। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। लेखिका मोनिशा मुकुंदन।